माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीर सिराज। आज बात करेंगे हम चैप्टर मोशन के बारे में। पहला ही चैप्टर है क्लास नाइन्थ का। तो सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं इधर पहले लिखूंगा कि सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले हमें मोशन को स्टडी करना है, मोशन को अंडरस्टैंड करना है, मोशन किस तरह की क्वांटिटी है उसको समझना है। देन हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन आगे बढ़ के हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्पीड एंड वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उस पे भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन एंड न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सेलरेशन, वो भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे हम डिराइव कर सकते हैं ग्राफिकली, वो भी हमें समझना है। दैट मीन्स ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन। देन इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया जाता है। देन लास्ट में हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे मोशन क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मोशन? देखो बच्चों, मोशन इज सिंपली हम कह सकते हैं ये मूवमेंट है एक बॉडी में। मूवमेंट इन ए बॉडी। एक बॉडी अगर हमारे पास है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक गाड़ी है। इस गाड़ी के दो स्टेट्स हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, वन इज स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि या तो ये बॉडी रेस्ट पे होगी या तो मोशन में होगी, कोई बीच वाली स्टेट पॉसिबल नहीं है। दो ही स्टेट्स है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। अब ये रेस्ट एंड मोशन को हमें डिफाइन करना है, क्योंकि जो मोशन है इट्स ए रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज होती है। एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो सबके लिए सेम है और सब जगह पे सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मास की बात करूंगा, मास, दिस इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कुछ 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये 5 केजी हर किसी के लिए 5 केजी है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, कोई भी वेरिएशन इसमें नहीं आएगी। चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाओ, इसको अर्थ पे ले जाओ, किसी और इंसान के पास ये दो, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। दैट मीन्स दिस 5 केजी इज 5 केजी फॉर ऑल द persons and at all the places. This is an absolute quantity. इसी तरह से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन एयर और इन वैक्यूम, वो भी फिक्स्ड है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी फिक्स्ड है। तो ये भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगी। इट्स एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। बट जब हम मोशन की बात करते हैं ना, मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। मिसाल के तौर पर साउंड की मैं बात करूंगा पहले। साउंड एग्जांपल, कोई यहाँ पे कोई पर्सन है, वो इस ड्रम को बजा रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है बिल्कुल ड्रम के नज़दीक है। तो जो इंटेंसिटी आ रही होगी, साउंड की जो इंटेंसिटी आ रही होगी, ये इस पर्सन के लिए डिफरेंट है। अब दूसरा कोई पर्सन है, वो बहुत डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो इसके लिए बहुत कम है। यानी कि जो यहाँ से साउंड आ रहा है, इस पर्सन के लिए कम है और इस पर्सन के लिए ज़्यादा है। इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, कहाँ से हम इस साउंड को सुन रहे हैं। सो दिस इज एन
दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से हम इसको मेजर कर रहे हैं या कहाँ से हम इसको सुन रहे हैं। इसी तरह से जब हम मोशन एंड रेस्ट की बात करते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर आल्सो रिलेटिव क्वांटिटीज। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, हम हैं, इंसान है, राइट। तो ये अर्थ भी मूवमेंट कर रहा है एंड साथ साथ इस पे जो जो भी पर्सन है वो भी मूवमेंट कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये रेस्ट पे है, मोशन नहीं कर रहा। हालांकि अगर हम एक्चुअल सिचुएशन देखें, यहाँ पे अगर कोई पर्सन होगा स्पेस में, स्पेस के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस स्पेस, ये पर्सन इस अर्थ को देख रहा है, तो ये अर्थ इसको कंटिन्यूसली मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। इट मीन्स दैट इस पर्सन के हिसाब से अर्थ मोशन में है, एंड जो पर्सन अर्थ के ऊपर है इसके हिसाब से अर्थ रेस्ट पे है। तो इसीलिए हम जो रेस्ट एंड मोशन जब हम डिफाइन करते हैं, हम पहले ओरिजिन लेते हैं, यानी कि हम पहले ये फिक्स करते हैं कि हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो उस पॉइंट या उस पर्सन या उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे आपका घर है, आपका स्कूल इधर है। तो जब आप स्कूल की डिस्टेंस को देखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, लेकिन सवाल यह है कि कहाँ से 5 किलोमीटर है। तो आप कहते हो कि मेरे घर से 5 किलोमीटर है। तो ये जो घर आपने यहाँ पे लिया, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट है या एक ऐसा फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जहाँ से हम मोशन या रेस्ट को डिफाइन करते हैं। दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो इसीलिए हम जब मोशन एंड रेस्ट को डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट दे आर रिलेटिव क्वांटिटीज, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल मान के चलो, आप बस में हो, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड है, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड है। अब ये बस चल रही है, लेकिन इस बस के साथ साथ आप और आपके फ्रेंड भी चल रहे हैं। मीन्स दैट अगर हम आप दोनों को ले ले, ये वाला जो मतलब आपका जो दोस्त है, सेकंड पर्सन, लेट दैट बी सेकंड पर्सन एंड you be first person. So second person is at rest with respect to first person, and first person is at rest with respect to second person. लेकिन यहाँ पे कोई सड़क पे कोई बंदा खड़ा है इधर, और ये इस बस को देख रहा है, तो ये बस कंटिन्यूसली मूव करेगा। 5 मिनट के बाद फॉर एग्जांपल ये बस इधर होगी। इसका मतलब ये है कि इसके हिसाब से ये बस मोशन में है और ये पर्सन भी मोशन में है, राइट। सो दिस इज, जो हमने यहाँ पे ये पर्सन लिया, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बस मोशन में है और ये पर्सन भी मोशन में है। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के हिसाब से देखें, तो ये दोनों एक दूसरे और बस सारे रेस्ट पे है। एक दोनों मतलब एक एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे है, ये दो पर्सन्स, और इस बस के हिसाब से भी ये दो पर्सन रेस्ट में है। चलिए अब डिफाइन करते हैं मोशन क्या होती है और रेस्ट क्या होता है। सो व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it changes its position with respect to the reference point. एक बॉडी तब मोशन में होगी जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तब हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। जैसे कि इस केस में है, ये रेफरेंस पॉइंट हमने लिया, तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये बस कंटिन्यूसली मूव कर रही है, दैट मीन्स इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये बस मोशन में है, दिस इज इन मोशन, बिकॉज ये अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। सो दिस इज मोशन, और वी कैन से स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरह से रेस्ट क्या चीज़ है?
What is rest? तो a body or an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the reference point. रेस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर एक बॉडी या अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दी, लेट्स सपोज दिस पर्सन एंड दिस अर्थ. तो अगर हम इस पर्सन को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और हम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ अर्थ को ट्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके हिसाब से अर्थ अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है. मतलब अर्थ रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन विच हु इज ऑन द अर्थ, राइट. बट अगर हम ये वाला पर्सन ले लें, इस पर्सन के हिसाब से ये जो अर्थ है, दिस इज इन मोशन. तो इस तरह से आप रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करोगे कंसिडरिंग देयर रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट पहले आपको बताना है, पहले आपको फिक्स करना है एक ऐसा पॉइंट जहां से आप रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कर रहे हो, वो आपको पहले फिक्स करना है. ओके, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. जब भी हम फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ स्टडी करते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है, वो चीज़ें होती है फिजिक्स में जिनको मेजर किया जा सकता है. मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल, मास को मेजर किया जा सकता है, लेंथ को मेजर किया जा सकता है, टाइम को मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है, करंट को मेजर किया जा सकता है. तो इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. लेट्स सपोज कुछ क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसे हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड. मिसाल के तौर पे एंगर एंगर कांट बी मेजर्ड, पेन कांट बी मेजर्ड, राइट. लव कांट बी मेजर्ड, hatred can't be measured. तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स में नहीं पढ़ी जाती बिकॉज दे can't be measured. इनका मेजरमेंट ही नहीं होता है, राइट. तो इसका मतलब यह है कि ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. एंड फिजिक्स में हमें इन्हीं के साथ वास्ता होता है, जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, इन चीज़ों के साथ हमारा वास्ता है. इन चीज़ों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं, यानी कि फिजिक्स में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा जाता है. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. देखिए, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. यानी कि उनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. मिसाल के तौर पे अगर हम मास की बात करेंगे, मास में क्या होता है, मास में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. यानी कि जब हम मिसाल के तौर पर 5 kg कहते हैं, तो इससे हमें खुद समझ आता है कि मतलब ये जो क्वांटिटी है ये डिफाइन हो रही है 5 kg. इसमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम देखेंगे, इसमें which have both magnitude as well as direction. इन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स को ले लें, फॉर एग्जांपल फोर्स जब हम डिफाइन करते हैं ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे एक दीवार है, इस दीवार पे कोई बंदा फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स में डायरेक्शन भी है, इस फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल अगर वो इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरो है, इस डायरेक्शन में
फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि एक तो इसने लेट्स सपोज 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया, लेकिन दूसरा है कि डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गई यहाँ पे, किस डायरेक्शन में लगा रहा है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं जिनमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड है। एंड स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी में जो अर्थमेटिक जो रूल होता है वो ऑर्डिनरी अर्थमेटिक यूज होता है। फॉर एग्जांपल जब हम इन स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनटू करते हैं, तो वहाँ पे सिंपली हम सिंपल अर्थमेटिक का यूज करते हैं। अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक। लेट्स सपोज मैंने एक दिन 2 kg के आलू लाए, फिर दूसरे दिन 5 kg के आलू लाए, फिर तीसरे दिन 6 kg के आलू लाए, तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 8 प्लस 5 13 kg। तो इस तरह से सिंपल हम यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे, राइट। लेकिन इन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज में सिंपल अर्थमेटिक यूज नहीं होता है, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा यूज होता है। वेक्टर अलजेब्रा, सो दे फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे सिंपल, फॉर एग्जांपल अगर एक एक क्वांटिटी है वो एक डायरेक्शन में है, लेट्स सपोज इस तरह से एक डायरेक्शन में है, लेट्स सपोज दिस इज 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल फोर्स, और किसी ने फॉर एग्जांपल एक और डायरेक्शन में यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स है, राइट। तो हम सिंपली 10 प्लस 10 न्यूटन यहाँ पे नहीं करेंगे, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन यानी कि 20 न्यूटन इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, नो, इस तरह से इनका ऐड नहीं होता है। तो ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, इस यहाँ पे क्या कैसे ये वेक्टर्स ऐड होते हैं, बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा और ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे फॉलो होता है, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। स्केलर क्वांटिटीज में फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर आएगा क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पीड आती है, स्पीड आती है, डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। एंड फॉर एग्जांपल डेंसिटी आती है, मास आता है, एनर्जी है, एंड सो ऑन। देयर आर नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच फॉल इनटू दिस कैटेगरी, स्केलर क्वांटिटीज। इसी तरह से अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह से वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है, तो ये सारी क्वांटिटीज, इस तरह से मोमेंटम है एटसेट्रा, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व द डायरेक्शन आल्सो, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, नाउ हमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज पहले पढ़नी है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज। वन इज डिस्टेंस, नॉट वेक्टर क्वांटिटी सॉरी, टू इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलिए सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस देखिए, लेट्स सपोज ये आपका मकान है पॉइंट ए पे, और पॉइंट बी पे आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है पॉइंट बी पे, दिस इज स्कूल एंड दिस इज योर हाउस, हाउस। अब अगर लेट्स सपोज ये 7 किलोमीटर की दूरी पे है, 7 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि मतलब ऐसा एक स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा एक स्ट्रेट पाथ मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या है कि आपको ऐसा मतलब इस रास्ते से अगर जाना पड़े, या इस रास्ते से अगर आपको जाना पड़ रहा है, इस तरह से कोई रास्ता है, या इस तरह से कोई रास्ता है, यहाँ से आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्ट्रेट पाथ आपको नहीं है, यानी कि किसी स्ट्रेट पाथ पे आप नहीं जा रहे हो, आप कोई टेढ़ा या कर्व्ड पाथ लेते हो। तो इस पाथ को हम जो ये लेंथ होगी, इस पाथ की जितनी लेंथ होगी उसको डिस्टेंस बोला जाता है।
इसको डिस्टेंस बोला जाता है। सो डिस्टेंस इज सिंपली द पाथ लेंथ, इट इज पाथ लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये पाथ आपने लिया, इस पाथ का लेंथ ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 10 किलोमीटर, इस पाथ की लेंथ 10 किलोमीटर है, और आप इस पाथ पे अगर जा रहे हो और इसकी लेंथ है 8 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो तो ये पाथ है लेट्स सपोज 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, राइट। तो इन पाथ लेंथ्स को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो इस डिस्टेंस में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, आपको बार बार जाके डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। यानी कि इधर आपकी डायरेक्शन कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और फाइनली कुछ और है। यानी कि हर पॉइंट पे आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हो, आप बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। सो दिस पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। लेकिन मान के चलो ए टू बी एक ऐसा पाथ भी होगा जो स्ट्रेट लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक स्ट्रेट लाइन हो जो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो इस स्ट्रेट लाइन को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज ए स्पेशल डिस्टेंस। देखिए ए टू बी एक स्पेशल डिस्टेंस है। कौन सी स्पेशल डिस्टेंस है? ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस राइट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इसमें एक ही डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। यानी कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऐसे देख रहे हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन में जाना है, एक ही डायरेक्शन में जाना है टू रीच द पॉइंट बी, right? So this has a specific direction. That's why we call this displacement as a vector quantity. और जो distance है इसमें कोई specific direction नहीं है, we call it as a scalar quantity. ये एक scalar quantity है because इसमें कोई specific direction नहीं है, बार बार हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। जिसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस में आप पहला पॉइंट ये लिखोगे, डिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज सिंपली इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट इट इज द shortest distance between two points, between 2 points। ओके, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वाई? बिकॉज इट हैज वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। जब एक बॉडी मूव करेगी तो उस बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है। सो इट कैन नेवर बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। ना तो जीरो हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है फॉर ए मूविंग बॉडी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ए मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ज़ीरो भी हो सकता है। एंड जो डिस्टेंस है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी, राइट। इट कैन ओनली बी पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी।
ये हम आगे जाके देखेंगे कैसे पॉजिटिव हो सकता है डिस्टेंस, और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तीनों। राइट। तो जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो सेम ही है। इट इज़ मेजर्ड इन इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, किलोमीटर, राइट। इस तरह से सेंटीमीटर एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसमें भी वैसा ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही होती है, बट एक एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन। लेकिन ऐसा यूनिट आपको पता होगा, ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर होता है, ऐसा यूनिट। ओके, नाउ हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मोशन है, सॉरी, ये जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हो सकती है फॉर ए मूविंग बॉडी, इस तरह से कैसे नेगेटिव हो सकती है फॉर ए मूविंग बॉडी, एंड कैसे पॉजिटिव हो सकती है फॉर ए मूविंग बॉडी। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट ए है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, और ये पॉइंट बी है। एक पर्सन पॉइंट ए टू बी चला इस तरह से स्ट्रेट पाथ में, सो ही कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट, राइट। बट अगेन अगर वो वापस आ रहा है बी टू ए, बी टू ए, बी टू ए वापस आ रहा है, लेट्स सपोज दिस इज 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, एंड वो वापस आ रहा है बी टू ए, और अगेन 10 किलोमीटर कवर कर रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डिस्टेंस हेयर विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, क्योंकि जो टोटल पाथ इसने कवर किया, वो पहले इसने 10 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद फिर से बी टू ए 10 किलोमीटर कवर किया, दैट मीन डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियली कहाँ पे ऑब्जेक्ट था और फाइनली कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उस पे डिपेंड करता है। अब देखो, इनिशियली पहले ऑब्जेक्ट ए पे था, देन उसके बाद बी पे आ गया, देन उसके बाद फिर से ए पे आ गया। तो दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट बी, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट इक्वल टू ए, एंड फाइनल पॉइंट इक्वल टू ए। फाइनल पॉइंट भी ए ही है, यानी कि फाइनली भी ए पे है, इनिशियली भी ए पे ही था, राइट। तो इन ए राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। इन ए राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, यानी कि जब ये एक राउंड ट्रिप करेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो होगा अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक ही है। या सिंपली आप ये आप कह सकते हो कि राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। जैसे एक सर्कल है, एक पर्सन इस सर्कल के अराउंड चल रहा है, तो इसने एक राउंड ट्रिप किया बराबर, एक एक चक्कर लगाया, तो इस एक चक्कर में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी जीरो, इन अ राउंड ट्रिप दैट विल बी जीरो, राइट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे इनिशियली वो था, फाइनली भी वो वहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। बट डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा यहाँ पे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इसने कवर किया है, इस बाउंड्री को यहाँ पे इसने कवर किया है, राइट। सो दैट विल बी द डिस्टेंस। ओके, सो
तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल कहाँ पे है, फाइनली कहाँ पे है। अगर ये दोनों एक ही है, एक ही पॉइंट पे है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। नाउ अगेन, अब ये जो पर्सन है ये पॉइंट ए से बी तक गया, फिर से बी टू ए आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस जितनी इसने मतलब पाथ कवर की है उसको मेजर किया जाता है, सो दैट इज 20 किलोमीटर, बट डिस्टेंस राउंड ट्रिप में जीरो। अब मान के चलो ये पर्सन फिर से इस पॉइंट ए से यहाँ तक गया, लेट्स सपोज यहाँ तक पॉइंट सी तक, और इसने लेट्स सपोज 3 किलोमीटर कवर किए, 3 किलोमीटर। अब चूंकि जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो ये वाली थी, लेट्स सपोज दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्ट। अब ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो इसका था, इनिशियल पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उस अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेगेटिव लिया जाता है। ओके, सो वी कैन से दैट इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -3 किलोमीटर निकाली है। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू -3 किलोमीटर। वाई? बिकॉज इसने, अब हमें देखना क्या है, हमें इनिशियल पॉइंट से देखना है, आपको यहाँ से नहीं देखना है। नो, आपको इनिशियल पॉइंट से देखना है, यानी कि कहाँ से ये जो जर्नी थी स्टार्ट हुई थी वो हमें देखना है। तो अगर जर्नी के स्टार्टिंग से ये उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इट मीन्स दैट वी विल टेक दैट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। एंड अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, जिस डायरेक्शन में पहले ये जा रहा था, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव है। ए टू बी तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है +10 किलोमीटर, बट बी टू ए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है क्योंकि फिर से अपनी पोजीशन पे आ रहा है, और ए टू सी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही है। बट जो डिस्टेंस है उसका मामला अलग है, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। ओके, आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलो एक पर्सन था पॉइंट ए पे, देन उसके बाद वो पॉइंट बी पे आ रहा है। लेट्स सपोज दिस इज 12 मीटर फॉर एग्जांपल, एंड इसने फिर बी टू सी कवर किए। लेट्स सपोज दिस इज 9 किलोमीटर, सॉरी 9 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड है, तो पाथ इसने ए बी प्लस बी सी कवर किया। लेट्स सपोज दिस इज सी हियर, बी सी कवर किया, so that is very simple, that's equal to 12 meter plus 9 meter, that is 21 meter, 21 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो आपको क्या करना है, सिंपली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है एक स्ट्रेट लाइन में। ये था इनिशियल पॉइंट और ये है इसका फाइनल पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है इस तरह से। ए सी इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी, ए सी। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको हम कैसे निकालेंगे, अब इधर अगर हम देखेंगे ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, राइट, एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दो साइड्स हमारे पास हैं, बेस एंड ऑल्टीट्यूड दिया गया है। सो हम आराम से इसको बाय पैथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्योंकि यहाँ पे ए सी है, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पे 12 है, 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 9 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 9 स्क्वायर इज 9 9 आर 81, 81, so 144 plus 81, that is 225,
225. So AC square is equal to 225. That means AC is equal to this is actually 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, सॉरी हाँ 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, सो ए सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ए सी यहाँ पे 15 मीटर आएगा। तो इस तरह से अगर एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ये सिचुएशन है, हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।